मंच पर थोड़ा पहले शांति से सुनो, फिर उसके बाद जोर से तालियां बजाओ। मंच पर बैठे हुए नेता राहुल गांधी जी, पवार जी, येचुरी जी, डी राजा जी, शिवाजी, डीएमके के नेता, आरजेडी के नेता और जेडीयू के नेता और बहुत से हमारे इंडिया अलायंस पार्टी के जो भी नेता यहाँ बैठे हैं, क्षमा चाहता हूं, मैं सबका नाम नहीं ले सकता समय के अभाव से। मैं इतना ही कहूंगा कि आज इंडिया अलायंस के सभी नेता यहाँ पर आए, अपनी बात रखे, इसीलिए मैं उनका सबका धन्यवाद करता हूं। ये इंडिया अलायंस क्यों बना? इंडिया अलायंस इसलिए बना जो मोदी जी, शाह, इन्होंने डेमोक्रेसी को खत्म करने का एक बीड़ा उठाया है। देश के संविधान को खत्म करने का इन्होंने बेड़ा उठाया है। दलितों को, मजदूरों को, किसानों को, महिलाओं को कुचलने का काम इन्होंने किया है और अभी भी कर रहे हैं। इस देश के डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए ही 146 एमपीज को इन्होंने बाहर निकाला। कोई कुछ नहीं बोला। हमारे राम गोपाल यादव जी यहाँ नहीं है, उन्होंने बहुत दूर बैठे थे। ऐसे कई जो 147 एमपीज में दूर दूर बैठे थे, मुंह भी नहीं खोले थे, बोलने का बात उनको समय भी नहीं मिला, लेकिन उसको सस्पेंड किया गया। सस्पेंड करने के बाद हमने बाहर सभी मिलके गांधी स्टैचू के पास सत्याग्रह किया, धरना किया। तब जो हमारे सदन में सरकार के तरफ से ये आता है, मुझे बहुत धक्का लगा कि एक संविधान के उच्च पद पे बैठते हैं ऐसे लोग कहते हैं कि मैं एक फलाना जाति का आदमी हूं, इसीलिए मुझे इंसल्ट कर रहे हैं। अरे अगर आप देश के संरक्षक करने का अधिकार लिए हैं, संविधान के तहत आप चलने का वायदा किए हैं, तो आप जात पात की बात अंदर करते हो और जात पात पे चलने की बात करते हो। अगर आपकी हालत यही है तो मेरे जैसे दलित की हालत क्या होगी? मैं जब उठता था, सदन में उठता था बात करने के लिए, आपके तरफ आवाज उठाने के लिए, तो उस वक्त कभी मुझे मौका नहीं मिलता था। जब कभी भी देश में जब महिलाओं के ऊपर रेप होती है, जब कभी दलितों के ऊपर, दलितों को कुचला जाता है, किसानों को मारा जाता है, मजदूरों को मारा जाता है और संविधान के धज्जे उड़ाए जाते हैं, उस वक्त हम खड़ा होके जब नोटिस देते हैं, नोटिस पढ़ने को भी हमको परमिशन नहीं दिए। तो मैं ये क्या कहूं कि ये बीजेपी के लोग, बीजेपी की सरकार एक दलित को बोलने नहीं देगा, ऐसा मैं कहूं? अरे ये तुम संविधान के पद पे बैठे हो और तुम रोते हो। अरे संविधान चलाओ, संविधान के तहत, डेमोक्रेसी के तहत
सबको बात करने का हक है और वो आजादी आप छीन नहीं ले सकते। वो आजादी हमको मिली है जवाहरलाल नेहरू से, वो आजादी हमको मिली है महात्मा गांधी से, वो आजादी हमको मिली है डॉक्टर अंबेडकर से। इन्होंने तैयार करके दिया, लाखों लोग कुर्बानी करके आजादी दिलाए और आप लोग, आपके घर में कोई एक चूहा भी नहीं गया आजादी दिलाने के लिए, है गया। और वो हमको कहते हैं देश को ये बर्बाद कर रहे अपोजिशन के लोग, देश को ये लोग यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं चलने देते, ये कहते हैं। सबको बाहर निकाले आप, सभी एमएलएस को, सॉरी सभी एमपीज को आपने बाहर निकाला और सभी कानून अनअपोज्ड आपने पास कर लिया। 3 क्रिमिनल कानून ऐसे हैं, आगे आने वाले दिन में वो सारे सिटीजन्स को सताएंगे। अच्छे कानून को हम स्वागत करते हैं, किसानों के लिए भी ऐसा ही किया, मजदूरों के लिए भी ऐसे ही कानून लाए। तो इसलिए भाइयों हमको लड़ना है और ज्यादा से ज्यादा एक होकर हमको लड़ना है। तो और आज मोदी जी हर एक को दबा रहे, हमारे कार्यकर्ताओं को जहां कहीं इलेक्शन आता है उनको ईडी का डर, सीबीआई का डर, इनकम टैक्स का डर। अरे कितने डराते हो? अरे ये अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ये डरने वाली नहीं है, झुकने वाली नहीं है। अगर आप कितनी भी कोशिश करो, आप मोदी साहब आप कितनी भी कोशिश करो हमको मिट्टी में दबाने की, हम बीज हैं, बार बार उठने की आदत है हमको। हम तो तुम दबाने की कोशिश करते हो तो हम उठते हैं और देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब एक होकर लड़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि सारे अपोजिशन के नेता एक हो गए हैं। अब जब सब लोग एक होते हैं तब अकेला मोदी कुछ नहीं कर सकता। और मोदी जी को इतना घमंड आया है, इलेक्शन से पहले ही कहते हैं कि 400 सीट जीतेंगे। तो क्या मतलब भाई, 400 सीट जीतने का क्या है तुम्हारे पास? इतने पॉपुलर तो नहीं है, क्योंकि मैं देखा हूं जब कर्नाटक में आए हर जगह फिरे, गली गली फिरे, हार के आए। तेलंगाना में गली गली फिरे, हार के आए। हिमाचल में गली गली फिरे, हार के आए। ऐसी क्या बात है? तो आप पहले ही कह रहे मैं 400 सीट लाऊंगा। अरे आपको जो जनता आपको सत्ता में बिठाई है वो जानती है कि आपको सत्ता से कैसा बाहर निकालना, नीचे गिराना। तो इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, आप सभी लोग यहाँ आए हैं, सभी नेताओं का भाषण सुने हैं, तो इंडिया अलायंस एक होके लड़ रही है, इसको आप साथ दीजिए, एक हो जाइए। और मैं सभी मीडिया से भी अपील करता हूं, जो सच है वो तो बताइए, जो सच है वो तो कहिए, जो सच है वो तो लिखिए। इतना ही मैं आपको कहूंगा। और आप सभी को, युवाओं को, और जो ये अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, जैसा राहुल जी ने कहा, और इन्फ्लेशन का कीमतें बढ़ रही है, इसके बारे में हमको ज्यादा सोचना है। उस नजर से आप देखकर एक हो जाएंगे और आगे हमको पूरा सपोर्ट करेंगे। इतना कह के मेरे भाषण को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।
धन्यवाद। स्टेज पे इंडिया अलायंस के वरिष्ठ नेता खारगे जी, शरद पवार जी, येचुरी जी और बाकी अलायंस के नेता, सब पार्टियों के कार्यकर्ता भाई और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, दिल से आपका स्वागत करता हूं। कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में 2-3 युवा जंप करके अंदर आ गए। जंप करते हुए हम सब ने देखा, अंदर आए, थोड़ा धुआं फैलाया, बीजेपी के सांसद सब भग लिए। वो अलग बात है, वो अलग बात है। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, हवा निकल गई उनकी। वो टीवी पे आपको नहीं दिखा, वो हमें दिख रहा था पीछे से। खैर, सवाल ये, सबसे पहली बात, अंदर कैसे आए? सिक्योरिटी ब्रीच की बात हुई, सही है। अंदर कैसे आए? पार्लियामेंट के अंदर वो गैस का सिलेंडर ले आए। अगर गैस का सिलेंडर ला सकते थे तो कुछ और भी ला सकते थे। दूसरा सवाल, सिक्योरिटी ब्रीच का सवाल तो है, मगर दूसरा सवाल भी है, उन्होंने ये प्रोटेस्ट क्यों करी? उसका कारण क्या था? बेरोजगारी। देश में भयंकर बेरोजगारी। इस देश का युवा आज रोजगार नहीं पा सकता है। मैंने किसी से कहा, जो सर्वे करते हैं, मैंने किसी से कहा एक काम करो, एक छोटा सा सर्वे करो, किसी भी शहर में चले जाओ, छोटा सा सर्वे करो, पता लगाओ कि हमारे जो युवा हैं हिंदुस्तान के, भैया ठहर जाओ, हिंदुस्तान के जो युवा हैं, ये जो आपने सेलफोन पकड़ रखे हैं, इस पे दिन में कितना घंटा, मतलब इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे कितने घंटे रहते हैं? मैंने ये सवाल पूछा और छोटी सी सर्वे करा दी, कोई बड़ी सर्वे नहीं, बस चेक करने के लिए। मैं हैरान हो गया, 7.5 घंटे जवाब मिला। 7.5 घंटे युवा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, ईमेल पे, अपने फोन पर, जैसे देखिए यहां पे सारे के सारे लोग फोन लिए पकड़े हुए हैं, देख रहे हैं। 7.5 घंटे नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हिंदुस्तान का युवा सेल फोन पे बैठा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने उसको रोजगार नहीं दिया है, रोजगार उससे छीन लिया है और उसको एक ही रास्ता दिया है, सेल फोन पर इंस्टाग्राम को मतलब देखते रहो, 24 घंटा देखते रहो। यह है हिंदुस्तान की हालत, सच्ची हालत।
इसीलिए ये जो युवा थे जिन्होंने सिक्योरिटी ब्रीच जरूर की, वो भी आपकी गलती है, इसलिए वो पार्लियामेंट हाउस में कूद कर आए। ये भावना हिंदुस्तान के हर युवा के दिल में है। अब देखिए, मीडिया में यह बात नहीं आई कि देश में बेरोजगारी है। नहीं, मीडिया ने देश में बेरोजगारी की बात नहीं की। मीडिया क्या कहती है? मीडिया कहती है कि पार्लियामेंट के बाहर सांसद लोग बैठे थे, वहां पे राहुल गांधी ने वीडियो ले लिया। मतलब इन्होंने यह नहीं कहा कि 150 सांसदों को बाहर कर दिया, पार्लियामेंट के बाहर खड़ा कर दिया। यह सवाल मीडिया ने नहीं पूछा। क्यों किया, कैसे किया? अमित शाह से सवाल पूछा कि भैया आप होम मिनिस्टर हो, ये दो युवा जंप करके कैसे आ गए? बेरोजगारी पे 2 सवाल पूछे और 150 लोगों को उठा के बाहर कर दिया। मीडिया ना बेरोजगारी की बात करती है, ध्यान इधर उधर कराती है। ये जो 150 लोग हैं, किसी ने अपने भाषण में पहले बोला, ये सिर्फ व्यक्ति नहीं है, ये हिंदुस्तान की जनता की आवाज है। हर एमपी लाखों वोट लेके आता है। आपने सिर्फ 150 लोगों का अपमान नहीं किया, आपने हिंदुस्तान की 60% जनता का मुंह बंद किया है। यह सच्चाई है। और आप सोचते हो कि आप हिंदुस्तान की जनता को डरा दोगे, धमका दोगे। आप अग्निवीर योजना लाए, हिंदुस्तान के युवाओं के हाथ से आपने देशभक्ति की जो फीलिंग होती है वो आपने छीनी। जब युवा खड़े हुए और कहते हैं हम अग्निवीर के खिलाफ हैं, तो आपने वीडियो कैमरा से उनके चेहरे देखे और उनको कह दिया कि भैया अगर आपने अग्निवीर के बारे में कुछ बोला, आपको हम सरकारी नौकरी नहीं देंगे। तो आप सोचते हो आप हिंदुस्तान के युवा को डरा सकते हो, आप सोचते हो कि आप मीडिया को कंट्रोल कर सकते हो, आप सोचते हो कि आप देश का पूरा धन अदानी जी जैसे 2-3 लोगों को दे सकते हो। आप हिंदुस्तान को नहीं समझे, आप हिंदुस्तान के युवाओं को नहीं समझे। हम सब ऑपोजिशन के नेता, ऑपोजिशन के कार्यकर्ता एक साथ खड़े हैं। और आप बात समझिए, ये लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में लड़ाई है। जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। जितनी आप नफरत फैलाओगे, जितना आप लोगों को धमकाओगे, डराओगे, उतना इंडिया अलायंस मोहब्बत फैलाएगा, भाईचारा फैलाएगा, एकता और इज्जत फैलाएगा। आप सब यहां आए, सब पार्टी के कार्यकर्ता एक साथ मिलकर आए। दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष
सरदार अरविंदर सिंह लवली जी से मैं कहूंगा कि दिल्ली प्रदेश की पूरी टीम मुबारकबाद की पात्र है, जिस प्रकार से आपने इस कामयाब आयोजन ये किया है, और मैं आपको भी शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, साथियों, आज देश में एक नया इतिहास बनाने का दिन, आज देश में एक नए संघर्ष का ऐलान करने का दिन है, आज देश में एक नया बिगुल बजाने का दिन है। क्योंकि बात यह नहीं कि 146 सांसदों को निष्कासित कर दिया गया, बात यह है कि देश की संसद में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विपक्ष मुक्त संसद का गठन कर दिया। अगर देश की संसद में चुने हुए प्रतिनिधियों की जगह नहीं, अगर देश की संसद में विपक्ष की जगह नहीं, अगर देश की संसद में सवाल पूछने की इजाजत नहीं, अगर देश की संसद में सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने की जगह नहीं, अगर देश की संसद में लोगों की आवाज उठाने की इजाजत नहीं, तो फिर संसद की आवश्यकता क्या रह जाएगी। आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, साथियों, उसने देश की संसद के पर एक हमला बोल रखा है। अगर मैं ये कहूंगा तो शायद सही होगा। देश के संविधान पर देश की सरकार ने हमला बोला है। देश के संविधान का गला घोटा जा रहा है। आज भारत का प्रजातंत्र खतरे में है। आज संसदीय मर्यादाओं को बुलडोजर के नीचे कुचला जा रहा है। बोलने की आजादी को रोंदा जा रहा है। तो ऐसे में कम से कम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के साथी चुप नहीं रहेंगे। हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के लिए लड़ेंगे, संसद के लिए लड़ेंगे, संसदीय मर्यादाओं के लिए लड़ेंगे, संविधान के लिए लड़ेंगे। देश की संसद पर हमला हो जाए, देश की संसद के अंदर लोग घुस जाएं। वो तो नौजवान थे जिन्होंने एक रंग का बम चलाया। हम ये बात कर रहे थे कि अगर ये अंतरिक्ष गैस होती या कुछ और होता तो आज भारतवर्ष की क्या हालत होती। और राहुल गांधी जी ने सही कहा, महंगाई और बेरोजगारी का आलम जब तक इस देश में रहेगा, कोई ना कोई ऐसी दुर्घटना होती रहेगी। आज इंडिया अलायंस के सारे साथी इकट्ठे हुए। यह एक सुखद संदेश है 140 करोड़ भारतीयों के लिए। पर यह लड़ाई हमारे लिए नहीं, यह लड़ाई इंडिया अलायंस की पार्टियों की नहीं, यह लड़ाई इस देश के मुद्दों पर है। यह लड़ाई इस देश में फैली 45 साल की भीषणतम बेरोजगारी के खिलाफ है। यह लड़ाई हर उस महिला के लिए है जिसके घर का बजट बिगड़ गया मोदी निर्मित, भाजपा निर्मित महंगाई के चलते। यह लड़ाई आर्थिक विषमता के खिलाफ है, जहां मुट्ठी भर लोगों के पास देश की 60% संपत्ति है और 82 करोड़ लोग 2 जून की रोटी के लिए तरस रहे हैं। यह लड़ाई नफरत का वो माहौल जो इस देश में पैदा किया जा रहा है उसके खिलाफ है। यह लड़ाई इस देश की संपत्ति को चंद उद्योगपतियों को बेचने वाली सरकार के खिलाफ है। यह लड़ाई उस विचारधारा के खिलाफ है जो टोपी, पगड़ी, दाढ़ी, कपड़ा, भाषा, उसके आधार पर इस देश को बांटने में लगी। साथियों, दोस्तों, अगर इस देश के लोग नहीं जागे, अगर इस अलख जगाने की जो जिम्मेवारी इंडिया अलायंस की पार्टीज ने ली है, अगर ये अलख हमने नहीं जगाई, तो वो दिन दूर नहीं कि वो लोग जो सत्ता की शहतीर पर बैठकर देश के संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं, वो लोग जो सत्ता के बहुमत के आधार पर इस देश की मर्यादाओं का हनन कर रहे हैं, वो लोग इस देश में से प्रजातंत्र को खत्म कर देंगे। इसलिए ये लोकतंत्र बचाओ, भारत बचाओ की लड़ाई
और इस लड़ाई में आए एक एक साथी का, चाहे वो आखिरी पंक्ति में खड़ा हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस के बैरियर्स के पार खड़ा हो, उसे आने की इजाजत नहीं दी जा रही। और इंडिया अलायंस के सब नेताओं का, सांसदों का मैं उनका स्वागत भी करता हूं। और देश के 140 करोड़ लोगों का यह आह्वान हम सब के कानों में लगातार गूंजता रहे कि इस देश के अधिकारों के लिए जूझना, भारत के अधिकारों के लिए जूझना, भारत की आवाज बनना, अब ये कर्तव्य आपके कंधों पर है। और ये विश्वास रखिए कि ना हम झुकेंगे, ना हम डरेंगे, ना हम दबेंगे। भारत का तिरंगा लेकर सदैव आगे बढ़ते रहेंगे और 140 करोड़ देशवासियों की आवाज बनेंगे। जय हिंद। एक संदेश मैं इस मंच से भाजपा और मोदी सरकार को देना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि 140 सांसदों को निलंबित करके आप हमें डरा सकते हैं, आप हमें धमका सकते हैं, तो आइए इस सभा में आइए और देखिए कि इंडिया अलायंस ना डरा है ना झुका है। हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। वो चाहे हम पर जितना भी जुल्म कर ले, जितने भी ईडी के कार्यकर्ता, ईडी के अफसर भेजे, पुलिस के द्वारा अत्याचार करे, लेकिन लड़ाई हमारे डीएनए में है, लड़ाई हमारे खून में है, लड़ाई हमारे इतिहास में है। हम लड़े थे स्वतंत्रता के लिए, हम लड़े थे जुल्म के खिलाफ, आज हम लड़ रहे हैं भारत को अखंड रखने के लिए। हम लड़ रहे हैं अपने दल के स्वाभिमान के लिए, हम लड़ रहे हैं गरीबों के लिए, किसानों के लिए, श्रमिकों के लिए। हमारी मांग क्या थी? हमारी मांग थी कि राष्ट्रीय सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई 13 दिसंबर को, तो अपने चूक को कबूल करने के लिए गृह मंत्री को सदन में आना चाहिए। यही लोकतंत्र का नियम है, यही लोकतंत्र का कानून है कि जब जब इस सरकार से भूल होती है तो प्रजा के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए। लेकिन इस सरकार का इतना अहंकार, इस सरकार को अपने ताकत पर इतना अहंकार कि गृह मंत्री यहां पे नहीं आकर एक निजी चैनल के पास जाकर अपनी मन की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी सदन में नहीं आकर एक निजी अखबार में वार्तालाप के दौरान अपनी बात रखते हैं। साथियों, आज इन दो नेताओं का, इस दल का अहंकार को तोड़ने का वक्त आ चुका है और इसके लिए हम लड़ेंगे, इसके लिए हम एकजुट रहेंगे। नहीं तो आज हमारे देश में एक बहुत बड़ा खतरा है। इस खतरे की अलग अलग उदाहरण हमने देखे। हमने देखा कि मणिपुर में किस प्रकार से आज विभाजन हो चुका है, मणिपुर में लोगों को आज किस प्रकार से दफन किया जा रहा है। हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कैसे हमारी हरियाणा की बेटी, हमारे महिला जो खिलाड़ी है, आज उनके साथ कैसे अन्याय किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से गरीब और अमीर के बीच जो दूरी है वो और बढ़ती जा रही है। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से किसानों पर आक्रमण किया जा रहा है। आज हम इस मंच से उन किसानों को नमन करते हैं जिन्होंने 1 साल संघर्ष करके अंत में जाकर उन्होंने जीत कायम की और मोदी जी के 3 काले कानून को वापस किया। आज उसी तरीके से हमको एक साथ लड़ना है। हम पर जुल्म होंगे, हम पर अत्याचार होंगे, कभी कभी हार का भी हमको मुकाबला करना पड़ेगा,
लेकिन अंत में जाकर भारत की प्रजा आज वो हमारे साथ है, वो बेरोजगार युवा आज हमारे साथ है। तो इसीलिए आज यहां पर उपस्थित होकर आपने जो अपना साहस और ताकत प्रकाशित किया, उसके लिए मैं सभी को मैं धन्यवाद करते हुए, अपने तहे दिल से आभार प्रकट करते हुए, इंडिया अलायंस जीतेगा ये घोषणा करते हुए मैं यही अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तमाम संघर्षशील साथियों को मेरा नमस्कार, जोहार, आदाब। आज हम लोग यहाँ जंतर मंतर पर उपस्थित हुए हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए। आज यहाँ दिल्ली में और देश के विभिन्न राज्यों में जिस तरह का प्रदर्शन इंडिया गठबंधन के तमाम साथीगण मिलकर कर रहे हैं, यह ऐतिहासिक होगा और आने वाले 2024 के चुनाव में यह हमें बहुत बड़ी जीत दिलाएगा। इंडिया गठबंधन को लोगों ने हल्के में लिया था, लेकिन आज आपने वो ताकत दिखा दी। जिस तरह से आपने देखा होगा कि 146 सांसदों को निलंबित करके लोकतंत्र का उपहास उड़ाया गया, यह शायद सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास में बेनजीर है। ऐसा दृष्टांत आपने कभी नहीं देखा होगा। पिछले सत्र में भी हमने देखा कि जब हमने मणिपुर की सुरक्षा को लेकर, मणिपुर में जो महिलाओं के साथ और लोगों के साथ जिस तरह की हिंसा हो रही थी, उसके लिए जब हमने आवाज़ उठाई, उस समय भी सत्ता पक्ष अड़ी रही और उस सत्र में भी कई बहुत महत्वपूर्ण बिल पारित कर दिए गए बिना विपक्ष के। इस बार भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक सत्ता पक्ष की रणनीति है कि किसी न किसी बहाने में हम अड़ जाएंगे। देश की सुरक्षा की जब बात होती है, 140 करोड़ जनता अपने आप को ठगी सी महसूस कर रही है। वो कह रही है कि अगर आप पार्लियामेंट की, जो इस देश का सबसे सुरक्षित भवन है, उसकी सुरक्षा नहीं कर सकते तो आप 140 करोड़ जनता की सुरक्षा कैसे करेंगे। इस पर जब विपक्ष ने जवाब मांगा तो एक एक करके सभी को निलंबित कर दिया गया, इतने सारे सांसदों को 143। शुरू में विपक्ष ने वॉकआउट किया, राज्यसभा में 2 बार वॉकआउट किया गया, उस पर बात नहीं बनी, तब वेल पे गए, तब प्लकार्ड दिखाया गया और इसी बहाने से और तरह तरह के नए नए नियम बनाए जा रहे हैं कि विपक्ष की बोलती ही बंद हो जाए। मुझे लगता है ये समय आ गया है कि हम सभी मिलकर लोकतंत्र की रक्षा का बीड़ा उठाएं, क्योंकि जिस तरह से कई राज्यों में वहाँ के विपक्ष के जो नेता हैं, जो लोकप्रिय नेता हैं, उनको ईडी और सीबीआई का डर दिखाया जा रहा है, उनको काम करने नहीं दिया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, उनकी छवि को खराब की जा रही है। और जिनको आप भ्रष्टाचारी कहते हैं, ऐसे नेता जब आपके पार्टी में आ जाते हैं तो आप उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते, उनको बचाने में लग जाते हैं। ये लोकतंत्र की सही तस्वीर नहीं है। आइए साथियों, ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आप लोगों से यही अपील करूंगी कि ये ताकत आगे भी दिखनी चाहिए। और जैसा कि हमारे मीटिंग में भी ये बात हुई है कि हर 10 दिन में, हर महीने में बार बार हम लोग उन इलाकों में जाएंगे, हर क्षेत्र में जाएंगे और जाकर अपनी ताकत दिखाएंगे और एक दूसरे का सहयोग करेंगे। जिस क्षेत्र में, जिस प्रदेश में जो पार्टी चुनाव जीतने में ज़्यादा सक्षम है, उसकी मदद हम सभी लोग मिलकर करेंगे। हम एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे। हमारा एक ही लक्ष्य होगा, 2024 के चुनाव में जीतना। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। तमाम हमारे सीनियर साथी जो यहाँ बैठे हुए हैं, बस एक बात कहूँगा, चूंकि नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ, ये सिर्फ व्यक्ति नहीं है, कई वर्ष इस गणतंत्र के आपके समक्ष, इस गणतंत्र के अच्छे क्षण के ये गवाह हैं और इस गणतंत्र में जो विसंगतियां आई हैं उसके भी गवाह हैं। तो ये मैं आरंभिक टिप्पणी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं इंडियन नेशनल कांग्रेस का कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे उनकी दिल्ली कमेटी ने, दिल्ली यूनिट ने ये मीटिंग बुलाई। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आप सबों का और मीडिया के साथियों का। साथियों, लोकतंत्र नहीं बचेगा तो आपका माइक, आपका चैनल, आपका संवाद भी नहीं बचेगा। इसलिए इस खतरे को आप भी समझिए। जो व्यक्ति और जो निजाम अभी सत्ता में है, उसे विपक्ष मुक्त संसद चाहिए, प्रतिरोध मुक्त सड़क चाहिए, खिलाड़ी मुक्त
खेल चाहिए और उसे सवाल मुक्त प्रेस चाहिए, सवाल मुक्त मीडिया चाहिए। तो ये लड़ाई सिर्फ हम निलंबित सांसदों की नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं, अक्सर जाते हैं, तो वहां सीना ठोक के कहते हैं कि मैं लोकतंत्र की जननी वाले देश से आया हूं। 150 सांसदों का निलंबन, जब बाहर जाओगे मोदी जी, किस मुंह से कहोगे कि लोकतंत्र की जननी के देश से आया हूं? आपने तो मां को बीमार कर दिया। मां बेचारी रुग्णावस्था में है, मां इंटेंसिव केयर यूनिट में है। तो ये लड़ाई महज सांसदों के अधिकार की नहीं है। वो इमारत जिसे संसद कहते हैं, 800 लोग बैठते हैं, वो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी, मदुरई से मध्य प्रदेश, अगर उसकी सुरक्षा में चूक है तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि कश्मीर का मसला हो, हमने तब भी कहा था, मैं श्रद्धांजलि देता हूं राजौरी में शहीद लोगों की, लेकिन तब भी कहा था कि आप कश्मीर की नॉर्मलिटी दिल्ली के दरबार से बोलते हैं। कश्मीर नॉर्मल फील नहीं कर रहा है, आप पूरे देश को कश्मीर में तब्दील करना चाहते हैं, तमाम चीजों पे पाबंदियां लगाना चाहती हैं। सड़कें जाग उठेंगी, सड़कों पे निलंबन का आपके पास कोई रास्ता नहीं है। कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं है जो मुझे कह दे कि सड़क पे तूफान ना मचाओ। मैं लालू जी की ओर से, तेजस्वी जी की ओर से एकजुटता का आह्वान करता हूं। जय हिंद। जनाब, ये जो जिद्दजहद है, पहले मैं आपके जोश को सलाम करता हूं, जिस जोश के साथ आप इसमें शरीक हैं और शिरकत कर रहे हैं, इस हमारी जिद्दजहद का हिस्सा बन रहे हैं। तो जनाब, ये अब सिर्फ 146 जो हमारे संसद है जिनको सस्पेंड किया गया और कार्रवाई में हिस्सा लेने से रोका गया, ये सिर्फ उनकी बात अब नहीं है। ये बात बन गई सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी, हमारे जमहूरियत की बका के लिए, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम की बका के लिए जो हमारी जिद्दजहद है, ये अब वो बात बन गई। जनाब, जिस तरह हमें एक मनसूबाबंद तरीके से जो लोकसभा और राज्यसभा में उसमें जो बहस मुबाहसा था, जो बड़े अहम बिल थे, उनसे हमें दूर रखा गया एक मनसूबाबंद तरीके से। हमने क्या कहा था? हमने मांगा था सिर्फ कि एक बयान दिया जाए उस वाक़े पर जो सबके लिए बड़ा तशवीशनाक था। हर जगह बोला गया, बाहर टीवी शो में बोला गया, अखबारों के इंटरव्यू में बोला गया, लेकिन हाँ, सदन में आके उस पर बात नहीं की गई, तबसरा नहीं। हम चाहते थे हमें कहिएगा कि कैसे ये सब कुछ हुआ और क्या उपाय किया जा रहा है ताकि ये और न हो, लेकिन खामोशी की गई ताकि हमारी जो इस शरकत से हमें बाज रखा जाए और हमें सस्पेंड किया जाए। ये कभी भी आज तक हमारे इतिहास में नहीं हुआ है। तो जनाब, शायद ये जो वाक़ा हुआ, जो उनसे भूल हो गई, शायद ये पेशखिमा है, एक शुरुआत है एक बड़े जिद्दजहद की जो सारे मुल्क में की जाएगी, जिसका इंडिया ने जिसकी इस वक्त सरबराही कर रहा है, रहनुमाई कर रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आपके साथ के साथ जो आवाम की, जो सारे मुल्क की जो आवाम है, 150 करोड़ लोग जो हैं, उनके साथ जो हमारा जो इंडिया अलायंस है, ये कामयाबी से हमकिनार होगा। जब मैं अपने बात को विराम दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप जम्मू कश्मीर के अवाम को ना भूलिए, 1.5 करोड़ लोगों को जो 10 साल से अभी किसी मुंतखब हुकूमत से महरूम है। हर एक चीज़ हम अफसरशाही चला रही है। आप ज़रूर अपने जब भी ये जिद्दजहद होगी उसमें आप ज़रूर बात कीजिएगा। हमारी जो महरूमिया है, आज का जो वाक़ा है, आप देखिए आज की कैसे चुनौतियाँ हो रही है। मेरा ये अनुरोध है, मेरी ये बात है कि आप जब ये सारा जिद्दजहद है उसमें अपने जम्मू कश्मीर के 1.5 करोड़ आवाम को ना भूलिए जो अभी जमहूरी इदारों से महरूम है, जहाँ पर अफसरशाही चल रही है। और आज आपने देखा क्या वाक़ात हो रहे हैं जिसे सारे देश को चुनौती है, जो सारे देश का कंसर्न है। बहरहाल जो है ये हमारी जिद्दजहद जमहूरियत के लिए और हमारी पॉस्टेरिटी का अमानत है, हमारे पास आने वाली नस्लों की अमानत है हमारे पास जमहूरियत, हमें इसकी हिफाजत करनी है, ये हम पर लाजिम है। तो पूरा विश्वास है मुझे कि हम कामयाबी से हमकिनार होंगे। और मेरी आपसे फिर एक बार ये अनुरोध होगा कि जम्मू कश्मीर के 1.5 करोड़ लोगों को भी अपने साथ याद रखिए और शामिल कीजिए। बहुत शुक्रिया। संसद से निलंबित हुए हमारे सारे सम्मानित सांसदों और आज के इस राष्ट्रीय प्रतिवाद कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित साथियों, 19 तारीख को
इंडिया गठबंधन की बैठक में हम लोगों ने यह तय किया शॉर्ट नोटिस में कि 22 तारीख को पूरे देश में हम विरोध करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि आज ठीक जैसे दिल्ली में इस समय हम लोग जमा हुए हैं, देश के हर राज्य राजधानी में, और मेरे पास सूचना है कि कई जिलों में पंचायत के स्तर पर भी लोग सड़क पर उतर करके इसका विरोध कर रहे हैं। हमारे देश में जो संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली थी, संविधान में जिसकी पूरी व्यवस्था की गई थी, आज बिल्कुल उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। दिसंबर महीने में हमने जो देखा, महुआ मोइत्रा जी के निष्कासन से जिस सिलसिले की शुरुआत हुई, वो देखते ही देखते 40, 50, 70, 80 करते करते 146 सांसदों के निलंबन में पहुंच गया है। इसका मतलब है कि आज हमारे देश में संसद के अंदर अब कोई विरोध के लिए सरकार नहीं चाहती है कि कोई जगह हो। संसदीय लोकतंत्र में बिल्कुल जरूरी है कि सरकार वो संसद के सामने जवाबदेह हो। 13 दिसंबर की जो घटना थी, इतनी बड़ी घटना, इसके बाद संसद में बयान देना था गृह मंत्री को, लेकिन हमने देखा कि इन लोगों ने आदत बना ली है, ना मणिपुर पर एक शब्द बोलते हैं, ना प्रधानमंत्री कभी संसद में आते हैं। संसद को भी इन लोगों ने समझ लिया कि कोई चुनाव की सभा है, और इसीलिए संसद के अंदर संसद की सबसे ज्यादा उपेक्षा, संसद का सबसे ज्यादा अपमान इस समय सरकार की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार किया जा रहा है। और जब सड़क पर हम आवाज उठा रहे हैं, तो सड़क पर आवाज हम ना उठा सके, इसकी भी पूरी तैयारी हो रही है। संसद से सांसदों को बाहर किया गया, यह तस्वीर का एक पहलू है। उसी तस्वीर का दूसरा पहलू कि इसी दिसंबर के महीने में इस संसद में किस तरह के कानून बना दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग का चयन करने के लिए प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के जरिए एक 3 लोगों की कमेटी के जरिए हो। इसको बदल करके कर दिया गया कि प्राइम मिनिस्टर, उनके साथ कैबिनेट के एक और सदस्य। इसका मतलब 3 लोगों की कमेटी में 2 लोग सरकार के हैं, तो चुनाव आयोग की अब कोई निष्पक्षता खत्म। आप देख रहे हैं कि 3 कानून जो लाए गए इस समय देश में क्रिमिनल लॉ को बदलने के नाम पर, वो बिल्कुल अंग्रेजों के रास्ते पर, उसी तर्ज पर देश को चलाना चाहते हैं, जहां संसद विपक्ष मुक्त हो जाए, सड़क आंदोलन मुक्त हो जाए, और हमारे देश का जो गणतंत्र है वो उसमें कहीं कोई असहमति के लिए गुंजाइश ना हो। इसलिए साथियों, सवाल सिर्फ सांसदों के निलंबन का नहीं है। आने वाले दिन में भारत के लोकतंत्र को खत्म करके जो तानाशाही, एक स्थायी तानाशाही थोपने की साजिश चल रही है, आज उस साजिश को चकनाचूर करने के लिए इंडिया गठबंधन ने ऐलान किया है एक बड़े निर्णायक राष्ट्रीय आंदोलन के लिए। और हम आप सबसे अपील करेंगे कि हमारी ये जिम्मेदारी है, हम सब लोग मिलकर के इस महान राष्ट्रीय एक आंदोलन खड़ा करें, ताकि बिल्कुल जिस समय आजादी के लिए हम लोग लड़ रहे थे, सब एक हो करके आज लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए बिल्कुल उसी तरह से सब लोग एक होकर के हम लोग लड़ेंगे। इसी संकल्प के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। और निश्चित तौर पर आज देश में लोकतंत्र के लिए जब पूरे देश के करोड़ों करोड़ लोग अगर सड़क पर आ जाए, तो किसी हिटलर के चेले का ये उनका औकात नहीं है, किसी तानाशाह का ये हिंदुस्तान के अंदर ये संभव नहीं है, फांसीवाद के लिए संभव नहीं है कि इस देश के लोकशाही पर काबिज हो जाए। लोकशाही की अवश्य ही जीत होगी और इस देश में संविधान जिंदा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी साथियों का। इनकलाब जिंदाबाद। पहले सबको मेरे आदाब, नमस्कार। इंडिया अलायंस के लीडरशिप यहाँ सब मौजूद है। मैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, हमारी नेत्री ममता बनर्जी के पार्टी से यहाँ उपस्थित हूँ। मैं सिर्फ ये आपसे अपील करना चाहूँगी कि अब जो बीजेपी का सरकार देश में डेमोक्रेसी मुक्त
और गरीबों की जो आवाज़ को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑपोजिशन के आवाज़ को बंद करने की, कत्ल करने की जो कोशिश कर रहे हैं, इसको रोकने के लिए इतने सब सीनियर लीडरशिप, सब पार्टियों के लीडरशिप यहाँ उपस्थित हुए हैं। इंडिया अलायंस आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इस बीजेपी का जो अन्याय है, अत्याचार है, उसके खिलाफ एक आवाज़ होके आपके सामने आए हैं। तो वो बीजेपी जो डेमोक्रेसी को कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी आवाज़ है। वो लोग जो बीजेपी कोशिश कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी मुक्त देश को गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग आपके पास ये अपील रखेंगे कि बीजेपी मुक्त देश हम लोग कर सके। इसी कुछ बातों से मैं आपको सबको धन्यवाद देके मेरी वक्तव्य खत्म करती हूँ। थैंक यू। साथियों, आरएलडी की तरफ से, श्री जयंत चौधरी जी की तरफ से और देश के किसानों की तरफ से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज इस लोकतंत्र की लड़ाई में हम आपके साथ हैं। आप अकेले नहीं हैं। देश का हर व्यक्ति जो लोकतंत्र में विश्वास करता है वो आपके साथ है। इसी जंतर मंतर पर हमारी बेटियां धरने पर बैठी थी। हमारी बहनी बेटियां जिन्होंने देश को सम्मान दिया, उनको जिस तरह से असम्मानित किया गया, किसानों की बेटियों को जिस तरह सम्मानित किया गया, आज मैं कहना चाहता हूं कि उसके साथ आज सारे हमारे समाज को, किसानों को, हमारे देहात के लोगों को, हमारी बहनों को असम्मानित किया गया। और आप पार्लियामेंट के अंदर किसी की आवाज सुनना नहीं चाहते। आप डर गए हैं, आप भयभीत हैं, आप डर गए हैं कि ये एकता आपके लिए खतरा बन गई है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका जुल्म बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और एक साहिल लुधियानवी ने कहा था कि खून फिर खून है, खून फिर खून है, गिरता है तो जम जाता है, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। इस जुल्म को मिटाने का वक्त आ गया है, इस जुल्म को हटाने का वक्त आ गया है। और ये लड़ाई 146 एमपी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई केवल लोकतंत्र की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पार्लियामेंट की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है। ये दूसरी जंग आजादी है, ये जंग आजादी की लड़ाई है। उस वक्त हमारे पास महात्मा गांधी थे, उस वक्त हमारे पास पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उस वक्त चौधरी चरण सिंह थे हमारे नेता। हमने उस लड़ाई को लड़ा था, हमने उस लड़ाई को लड़ा था। आज हम सबको मिलकर, क्योंकि हमारे पास न कोई महात्मा गांधी है, न पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, न सरदार पटेल हैं, हम में से हर आदमी को एक होके उस ताकत को पैदा करना होगा। मैं कहना चाहता हूं कि किसानों की लड़ाई में आप पार्लियामेंट के लोग हमारे साथ रहेंगे, लोकदल के साथ, लोकदल आपके साथ रहेगा, लोकदल की ताकत आपके साथ रहेगी। ये देश के किसानों की ताकत है, देश की अकलियतों की ताकत है। और ये आज जो हमला है ये सबके ऊपर है। अगर हम ये जंग हारे तो ये बहुत बड़ा देश के लिए त्रासदी होगी, देश के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। इस खतरे को मिटाने के लिए हम सबको एक होकर काम करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। मंच पे उपस्थित इंडिया गठन के सब नेतागण, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, शरद पवार साहब और बाकी जितने भी पार्टियों के जो नेतागण हैं, उन सबको प्रणाम मेरा, और आप सबको भी। आज आप सभी जानते हैं कि ज़्यादा विस्तार में कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सब यहाँ पे आए हैं और पूरे देश भर में ये विरोध प्रदर्शनें हो रहे हैं। जो कत्लेआम हो रहा है हमारा जनतंत्र का, 150 के करीब पार्लियामेंट मेंबर का सस्पेंशन कभी सुना नहीं इतिहास में। और इस तरीके से सस्पेंड करने का मतलब है कि अगले बार अगर जीत के आएंगे तो पार्लियामेंट भी रहेगी या नहीं रहेगी, उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है। तो आज जनतंत्र को बचाना है, हमारे संविधान को बचाना है, तो ये अनिवार्य है कि आज जो सरकार में है, आज ये भाजपा की जो सरकार है, इस भाजपा को सत्ता से
और सरकार से दूर रखना अनिवार्य है, तभी अपना भारत को हम बचा पाएंगे। और उसी संकल्प लेने हम यहाँ पे आए हैं। हम आज हमारे भारत और संविधान को बचाएंगे। और ये बचाने का काम, हमारे संविधान का पहला शब्द क्या है? हम लोग, यानी देश की संप्रभुता हमारी है, यानी लोगों की। और ये संप्रभुता किस तरीके से हम लागू करवाते हैं? हम चुनते हैं हमारे प्रतिनिधि, और वो प्रतिनिधि बनाते सरकार। सरकार की जवाबदारी है पार्लियामेंट को, और एमपीओ की जवाबदारी है लोगों को। ये है संविधान का सारांश। आज पार्लियामेंट को ही भंग करते हुए, एमपीओ को हटाते हुए, इस संविधान का पूरा रीढ़ की हड्डी को तोड़ रहे हैं मोदी साहब और ये भाजपा की सरकार। तो आज उनको सत्ता से हटाना ज़रूरी है। और उनकी प्रचार जो है कि अमृतकाल आ गया है और आने वाले समय अमृतकाल और आएगा, तो याद करिएगा ये अमृत की पैदाइशी होती कैसे? विष्णु पुराना कहता है कि समुद्र मंथन जब चल रही थी तब अमृत का कलश जो है उभर कर आया। सब लोग बैठे हुए थे कि उसको हासिल करने के लिए, और पहला ये अमृत का कलश चले जाता है गलत लोगों के हाथ में। अब गलत लोगों के हाथ से अच्छे लोगों के हाथ में कैसे ले आना, वो एक और कांड है विष्णु पुराना का। वो समय जब आएगा तब बताएंगे। लेकिन आज हम उस मुकाम पर खड़े हैं। अमृत आज गलत हाथों में है। इस गलत हाथों से अमृत को वापस लाना है देश की जनता की भलाई के लिए, अपने देश को बचाने के लिए। तो सही अमृत काल अगर लाना है तो आज जो अमृत गलत हाथों में पहुंचा, उन गलत हाथों को सत्ता से दूर रखना है, उनको अपने सरकार से दूर रखना है, और ये हमारा संकल्प है। तो आज ये हमारी देशभक्ति का प्रतीक है कि आज हमारे देश की संरक्षण संविधान का और जनतंत्र का अगर ये करना है, तो आज हमारी अपील पूरे देश भर में, हम सब पार्टियां यहाँ पे जो 28 पार्टियां हैं, इन सब पार्टियों के घटक पूरे देश भर में इस तरीके के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और आने वाले चुनावों में मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और लड़कर आज जो है इस सरकार को सत्ता से हटाकर देश को बचाएंगे, जनतंत्र को बचाएंगे। तो इसलिए मेरे साथ आखिर में ये नारा दीजिएगा आप सभी लोग। मैं कहूँगा जुड़ेगा भारत, आप कहेंगे जीतेगा इंडिया। जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आदरणीय मंच, जिसके ऊपर देश के सबसे ज़्यादा सीनियर लीडर्स बैठे हुए हैं, जिन्होंने देश के अंदर बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं, और ये कभी किसी से नहीं घबराए, चाहे आंधी आए तूफान आए, लेकिन इन लोगों ने देश की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए अपने जान तक की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहे हैं। तमाम ही मेरे साथियों, प्रेस के साथियों, हम ये निलंबन 146 सांसदों का नहीं हुआ है, निलंबन हुआ है डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का निलंबन हुआ है। देश की सर्वोच्च पंचायत, डेमोक्रेसी की सर्वोच्च संस्था के अंदर बुलडोजर चला दिया गया। उस बुलडोजर का सैंपल आपने देखा, और उसका मैसेज यही है कि आवाज मत उठाना, सवाल मत पूछना, अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ ये हशर किया जाएगा। आज देश किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, वो प्यार मोहब्बत, गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद आज किस जगह पर है, सांप्रदायिक सौहार्द को कितना बड़ा खतरा है। देश की दूसरी बड़ी आबादी मुसलमान आज फिक्रमंद है कि हमारी नस्लों का क्या होगा, हमारा क्या होगा। क्या ये वही बापू का देश है जिसके लिए हम सब ने मिलके, हिंदू मुसलमानों ने कुर्बानियां दी थी? आज इस देश के खतरे को हम और आपको चुनौती है, हमें इससे लड़ना है और इन्हें भगाना है, क्योंकि वक्त बहुत कम है। एक शेर के साथ अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि दौरे हयात आएगा, दौरे हयात आएगा, कातिल कज़ा के बाद है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। Respected President of All India Congress Committee, Mallikarjun Kharge ji, Honorable Member of Parliament, Senior Leader of Congress, Rahul Gandhi ji, Sharad Pawar ji, leaders of various political parties,
who are in the Indian alliance, brothers and sisters. I have come here as the representative of Mr. M.K. Stalin, the president of DMK party and the chief minister of Tamil Nadu. He has been in the India alliance since beginning, and he has been spearheading for this alliance to be formed to dethrone the BJP government which is in power in the union, which is totally destabilizing the federalism and the secularism of the country. The BJP government in power is making use of the governors in the opposition ruling parties to obstruct the functioning of the state governments. A government which has been elected with a majority of the people are not able to enact laws and implement schemes for the welfare of the people because the governors stand on the way as an instrument of the union government. Federalism is the base of India and the Indian constitution. That is now crumbling. India is the largest democracy in the world. Now in this country, democracy is in peril. This protest we are holding today and across India is to condemn and to make known the people that never as in the history of Indian Parliament, 146 members of Parliament have been suspended. For what reason? It has been portrayed to the people by the government that we have disrupted the Parliament proceedings. No. On December 13th, 2023, 2 persons entered into Lok Sabha and proved that the security of the nation is in our hands. If we can encroach into the parliament where the security is strong, anything can happen in this country that could be construed as a message. The opposition parties in the parliament just demanded for a statement from the Home Minister, who is responsible for the security of the nation. If the security in the parliament itself is not safe, what is the security to the common citizen in this country who is going everywhere? So they are bound to reply to the parliament. In a democratic country, the executive is accountable to the parliament. The Prime Minister and the Home Minister every day come to the Parliament House, but not to the Parliament. They don't take it as a serious forum where it is being discussed. So we insisted that 146 MPs have been thrown out and they have enacted all the laws they wanted to. The laws they have enacted are all draconian. They are all encroaching into the rights of the states. Our foremost duty, not only those who are gathered here, through these people, we want to tell every citizen of this country, your duty is to unseat the BJP government in 2024. The journey of 1,000 miles begins with a single foot. Today is the start. Coming August 15th, Independence Day, the Prime Minister of Indian Alliance will hoist the flag in the Red Fort as the Prime Minister, and that will be the day, and for that we have to work from today onwards. Save democracy! Save democracy! Save democracy! That is our main motto and slogan from today onwards. Thank you very much. राजनीतिक दलों के नेता बहनों भाइयों, 13 दिसंबर को इस देश के 100 नौजवान घटी। इससे देश के प्रजातंत्र को बड़ी चोट लगी। देश के पार्लियामेंट में कई लोग आ गए, घुसे, वहाँ आकर स्लोगन दे दी, और जो कुछ हुआ वो खाली देशवासियों को, सदस्य को, देश के गृह मंत्री ने आकर बताने की आवश्यकता है। इतनी मांग देश के अपोजिशन पार्टी के लोगों ने की। इसकी कीमत 140 से ज़्यादा
सांसदों को सदन के बाहर रखने का काम मोदी सरकार ने किया। वो समझते हैं कि विपक्ष के लोगों के खिलाफ इस तरह से कदम उठाएंगे तो देश की विपक्ष उनका आवाज़ हम बंद कर सकते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि देश की संसद हो, प्रजातंत्र हो, इसके बचाने के लिए जो कुछ कीमत देनी पड़ेगी वह कीमत देने के लिए आज मंच पर बैठे हुए सभी राजनीतिक दल पूरे दिल से तैयार है। संकट बड़ा है। आज गांव-गांव में हम जाकर देखते हैं इस देश के गरीब लोगों की भूख की समस्या हल करने वाला किसान आत्महत्या के रास्ते पर जाता है। फैक्ट्री में काम करने वाला नौजवान कारीगर आज अपनी मेहनत की कीमत मिलती नहीं, इसलिए दुखी है। हम देश में गांव में रहने वाला आदिवासी हो या दलित हो, अपनी समस्या के हल होते नहीं, इसलिए वो दुखी है। और ये सब करने वाली, ये सब नौबत वाली एक ही पीढ़ा है। इस पीढ़ा का नाम भारतीय जनता पार्टी है और इसलिए आप लोगों को, हम लोगों को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अभी चाहे वो मेहनत करेंगे, चाहे इसकी कीमत देंगे, मगर प्रजातंत्र पर हमला करने वाली ये सांप्रदायिक शक्ति हम दूर करेंगे। ये दूर करने के लिए हम एक रहेंगे, इतना ही विश्वास यह ठिकाने मैं दिलाता हूँ और आपकी इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद। मुझे लगता है अच्छा क्या एक आप चाहते हैं राहुल जी ने बात करनी चाहिए। आप सबके तरफ से मैं राहुल गांधी जी को विनती करता हूँ, यहाँ आइए, लोगों के सामने बात करिए।